हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो आज हम इस चैप्टर का बेसिक और उसके साथ में ही इसका क्वेश्चन और आंसर भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हमें देखना है परजीवी क्या होता है। परजीवी होता है ऐसे जंतु अन्य जीवित जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है, जैसे कि जोंक, फीताकृमि और गोलकृमि। तो ऐसा जंतु होता है जो किसी अन्य जीवित जंतुओं से उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे जंतु जो जोंक, फीताकृमि और गोलकृमि को खाते हैं, उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यही परजीवी कहते हैं। अगला है हमारा मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होता है? तो वैसा जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहा जाता है, मृतजीवी कहते हैं। तो वैसा जीव होता है जो मृत को खाते हैं, जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, उसे मृतजीवी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसका 2 पॉइंट हम लिखे हैं। तो पहला पॉइंट में दिया है कि पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा, जब आयोडीन मंड के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो एक गहरा नीला रंग नजर आता है स्टार्च के संपर्क में, तो हमें पता चल जाता है कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है? वृक्षारोपण क्यों जरूरी है? इसका आंसर हो जाएगा, वृक्षारोपण से वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल में हमारा उपस्थित होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए वृक्षारोपण जरूरी है, क्योंकि वायुमंडल में जो उपस्थित है हमारे दोनों गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही संतुलित बनाए रखता है वृक्षारोपण। और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र के द्वारा ही छिद्रों में पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वाहिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाया जाने वाला कवक का एक प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा मशरूम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों रहेगा, और सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनेगा। तो पौधों को अपना संचित भोजन प्राप्त होगा, संचित भोजन। और वायुमंडल में विभुक्त, ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और वायु दोनों, वायु से ये हमारा समीकरण हो गया CO2 प्लस H2O, और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 और O2 और H2O बना। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। तो किसान जो है वो अपने खेतों में खाद क्यों मिलाते हैं? रासायनिक उर्वरक मतलब खाद। तो रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाती है। तो रासायनिक उर्वरक से क्या होता है? मिट्टी जो अपना पोषक तत्व खो चुका था उसे पुनः मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखें। तो नाइट्रोजन युक्त जो फलीदार पौधे होते हैं उनको उगाने के लिए खाद का उपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं
सोख लेते हैं। तो ऐसे पौधे क्या होते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं ही सोख लेते हैं, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दें। इसका आंसर हो जाएगा सहमत नहीं है, क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं, पकाते हैं। पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खाते हैं। तो इसमें हमारा बोला गया है कि रसोई घर में हम अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन। तो मनुष्य क्या हो गया, स्वपोषी होते हैं। आप सहमत हैं तो कारण दें। इसका आंसर हो जाएगा सहमत नहीं है, क्योंकि भोजन जो है वो हम पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। और पौधे जो है वो अपना भोजन संश्लेषित स्वयं करते हैं, स्वयं बनाते हैं, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खाते हैं। मनुष्य जो है वो पौधों द्वारा ही संश्लेषित भोजन को क्या करते हैं, पकाकर खाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक गाय हर दिन एक ही पौधों की पत्तियां खाती है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो एक गाय जो है वो हर दिन एक ही पौधे के पत्ती को खाती है, तो पौधा पत्तियों के बिना जीवित रह सकता है या नहीं? तो नहीं रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, पौधा पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि तना भी भोजन बना सकता है, तना जो है वो भी भोजन बना सकता है, तथापि इतने कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रह सकता। पत्तियां पौधों की भोजन फैक्ट्री होती है, तो पत्तियां जो है वो भोजन की फैक्ट्री होती है, उनके नहीं रहने से पौधा मर जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन के घटक तत्वों के नाम लिखें। तो भोजन के घटक तत्वों के नाम हो गए क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, जीवित प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें बोला गया था कि जीवित प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। तो सभी जीवित प्राणियों को, जो भी जीवित है सभी प्राणी, उनको भी विविध गतिविधियों, अपने शरीर की गतिविधियों के लिए या फिर कोशिकाओं की टूटी फूटी मरम्मत के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए या फिर जैविक प्रक्रियाओं के आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, जीवधारियों को ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवधारियों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट है हम, पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? हमारे शरीर की विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, पौधों में भोजन का उत्पादन कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का उत्पादन संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है। पौधों में भोजन का उत्पादन कहाँ होता है? हरी पत्तियों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन उत्पादन का कारखाना किसे कहते हैं? तो भोजन उत्पादन का कारखाना हरी पत्तियों को कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो कच्चे पदार्थ की आवश्यकता कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा पॉइंट है कि क्लोरोफिल वर्णक, जो पौधों की हरी पत्तियों में पाई जाती है, एक ये कच्चा पदार्थ, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होता है, और तीसरा हो गया जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, एवं सूर्य का प्रकाश भी पौधों के लिए अनिवार्य है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड
तथा जल का उपयोग कर भोजन, मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, तो भोजन बनाने और ऑक्सीजन को निर्मुक्त छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधों द्वारा जो है वो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य जब रहेगा तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग भोजन बनाने के और ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए होता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफिल क्या है? तो ये एक वर्णक है। नेक्स्ट हमारा पौधों कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा पौधों जो है वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों की सतह पर स्थित छिद्रों को रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंध्र किन कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाओं द्वारा रंध्र घिरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल और खनिज पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? तो वाहिकाओं द्वारा जो है वो जल खनिज पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या हरे रंग के अलावा लाल, भूरे अथवा अन्य रंग की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढंग देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा शैवाल क्या है? तो गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधों होते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं। तो शैवाल जो है वो तालाब में पाए जाते हैं, गीली दीवारों पर पाए जाते हैं और जल की सतह पर भी जो हरे रंग का होता है उसे ही शैवाल कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषण किसे कहते हैं? तो क्या पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो सजीव होते हैं उसके द्वारा जो है भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो पोषण कहलाता है। ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी क्या होता है? वह विधि जिसके में सजीव अपना भोजन जो है वो संश्लेषित करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परपोषण या विषम पोषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषण या विषम पोषण कहते हैं। वही विषम पोषण या परपोषण कहलाता है। तो ये क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जो है प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि हरे पौधों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर करते रहते हैं, नहीं परपोषण या विषम पोषण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन्हीं दो परपोषियों के उदाहरण लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे पशु एवं मानव, वो है परपोषी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कौन से पौधे विषमपोषी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं, वे विषमपोषी पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमरबेल एवं परजीवी। तो इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे है अमरबेल एक परजीवी है, कैसे? तो अमरबेल क्या है? परजीवी। कैसे है? तो
इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल अपने भोजन के लिए दूसरे वृक्ष पर निर्भर रहता है, इसलिए यह एक परजीवी है। अमरबेल जो है वो अपने भोजन के लिए किसी और पौधे पे निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। तो परजीवी क्या होता है? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जो है वो अन्य प्राणियों के शरीर से प्राप्त करता है, यही परजीवी पोषण कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा कि पोषी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। तो परजीवी है वो जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे ही पोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परजीवी पौधा के उदाहरण लिखें। तो एक हो गया हमारा अमरबेल, दूसरा हो गया तना परजीवी मिस्लटो और रेफ्लेसिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृतजीवी पोषण क्या है? उदाहरण दें। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवकों के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा बोला था क्या, मृतजीवी पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी जो है वो अपना अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है? तो फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवकों के प्रकार हैं, कवकों का एक प्रकार है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फफूंद प्रायः कहाँ उगते हैं? नए कवक किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंद अचार, चमड़े, कपड़े, अनाजों आदि अन्य पदार्थों पर उगते हैं। फफूंद कहाँ कहाँ उगता है? तो अचार पे, चमड़े पे, कपड़े पे और अनाजों पर फफूंद उगता है। नए कवक उन चीजों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे हवा के झोंके से किसी ऐसे द्रव, जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये तेजी से फैलता है। तो इसमें हमारा हो गया कि फफूंद प्रायः कहाँ उगते हैं? तो फफूंद कहाँ कहाँ उगते हैं? अचार में, चमड़े में, कपड़ों में। और क्यों उगते हैं? क्योंकि नम एवं उष्मा उनमें हो जाती है वसंत वर्षा ऋतु के दौरान, तो इसलिए वहाँ फफूंद उग जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, कीटभक्षी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। इसके पोषण की विधि सबसे अलग है। ऐसे पौधे कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा पचा जाते हैं। ऐसे हरे या किसी भी अन्य रंग के हो सकते हैं। ये पौधे हरे या किसी भी रंग के हो सकते हैं, उसे ही कीटभक्षी पौधा कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा, इन्हीं 3 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो पहला हो गया घटपर्णी, दूसरा हो गया कलश पौधा, तीसरा हो गया वीनस फ्लाई ट्रेप और चौथा हो गया ड्रोसेरा और पांचवा हो गया ब्लेडर वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं?
तो ऐसा पौधा जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधा कहते हैं, जो कीटों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहजीवी पोषण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं, सहजीवी पोषण कहलाता है। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है कि लाइकेन क्या है, वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। कवक वायु से नमी खोकर सूखकर शैवाल को देता है और शैवाल भोजन बनाता है जो कवक को भी मिलता है। इस प्रकार के संबंध को सहजीवी पोषण सहजीविकता कहते हैं, सहजीविता। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं, लाइकेन क्या है, वर्णन करें। तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या है, लाइकेन कहलाता है। तो कवक जो वायु से नमी सोख लेता है और शैवाल को दे देता है, और शैवाल भोजन बनाता है और जो भोजन वो कवक को भी मिलता है, देता है और खुद भी। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहते हैं, जिसमें शैवाल भोजन बनाता है और जो कवक को मिलता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, लाइकेन प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तनों या पुरानी नमीयुक्त दीवारों पर उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेतों में उर्वरक डालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि मृदा में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो विलय पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं नाइट्रोजन को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइजोबियम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। दलहनी फसल की जड़ों और गांठों में पाया जाता है, उसे ही राइजोबियम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें क्यों पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं, इसलिए इसमें गांठें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को सूखकर पौधों को प्रदान करने अथवा मिट्टी में जमा करने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, सहजीवी संबंध क्या है? तो दो जीवों को, फलीदार पौधों तथा राइजोबियम, तो दो जीवों को एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुंचता है, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, मिट्टी में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधों स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीकरण नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक प्रयोग द्वारा साबित करें कि सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए जरूरी है। तो प्रयोग, मिट्टी सहित 2 गमला लिया, दोनों गमले में एक तरह के पौधे लगाए। एक गमले को कक्षा के अंदर रखा, दूसरे गमले को कक्षा के बाहर रखा। 5-7 दिन के बाद दोनों पौधों में हमने अंतर देखा।
छाया में रखा पौधा मुझे लगा, जबकि खुले में मुरझा गया। जो छाया में था वो मुरझा गया और जो खुले में रहा वो गमले का पौधा हरा भरा है। ऐसा क्यों हुआ? तो पौधा जो है वो सूर्य की प्रकाश जो है, सूर्य प्रकाश की उपलब्धता के कारण स्वस्थ पाया गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा, प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो क्या बोला है इसमें कि एक प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोग क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़ते हैं, इसी पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालते हैं, फिर इसी पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालते हैं। अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालते हैं। पानी में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है। रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धोते हैं। पत्ती को पेट्री डिश में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। हम देखते हैं कि हरी पत्तियों वाले भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफ़ेद पत्तियों वाला भाग नीला नहीं होता। इसका अर्थ है कि सफ़ेद पत्ती वाले भाग में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होने के कारण उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न स्टार्च का निर्माण हुआ। तो इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सभी प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर रहता है। भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो सभी प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सारे जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर जो निर्मित भोजन पर ही निर्भर है। तो भोजन की अतिरिक्त सभी जो है जीवों के लिए आवश्यकता सभी जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।